एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में आपके साथ AG01 ह्यूमन एनवायरनमेंट का यूनिट 8 डिस्कस करने वाली हूं, जिसका नाम है इफेक्ट्स ऑफ एग्रीकल्चर एंड ह्यूमन एनवायरनमेंट। मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, और AG01 से रिलेटेड कोई भी वीडियो चाहिए हो तो कॉमेंट सेक्शन में बताना। वैसे इससे रिलेटेड अप्रॉक्स 19 वीडियोज़ में अपने प्लेलिस्ट में ऐड कर चुकी हूँ। खाली उसके अंदर मैंने एक्सरसाइज वर्क में ट्रू फॉल्स नहीं डाला, फिलअप्स नहीं डाला है। ट्रू फॉल्स वन वर्ड क्वेश्चन ये सब मैं अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आपको चाहिए तो कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं, और मेरी वीडियो को लाइक जरूर कर देना। वीडियो प्रोसीड करते हैं। और AG01 से रिलेटेड अगर आपका एग्जाम है तो मेरी वीडियोस को आप फॉलो कर सकते हैं, आपकी काफ़ी अच्छी प्रिपरेशन होगी। There are several effects of agriculture and physical and biological environment. In this chapter, agriculture has been classified into two categories. इंट्रोडक्शन में दिया गया है कि एग्रीकल्चर के काफ़ी सारे इफेक्ट्स होते हैं, जैसे कि वो फिजिकल और बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट पे हो सकते हैं। इस चैप्टर में एग्रीकल्चर को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, जैसे कि ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर और मॉडर्न एग्रीकल्चर। ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर वो एग्रीकल्चर होता है जो बहुत पुराने तरीके से होता था, और मॉडर्न एग्रीकल्चर वो होता है जिसके अंदर मशीनों का यूज़ किया जाता है, और फर्टिलाइजेशन, HYV, किसी तरह के केमिकल्स अगर हम किसी एग्रीकल्चर में यूज़ करते हैं तो वो मॉडर्न एग्रीकल्चर है। It has been explained that the practice of traditional agriculture caused deforestation, soil erosion and depletion of macronutrient. ये एक्सप्लेन किया गया है इसके अंदर कि ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर की वजह से डिफॉरेस्टेशन होता है, सॉइल इरोजन होता है, डेप्लेशन ऑफ मैक्रोन्यूट्रिएंट होता है। सिचुएशन has deteriorated, especially since the World War II, when electric power implements, chemicals and HYVs were introduced into practice of agriculture. सिचुएशन कब से ख़राब होने लगी? वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद से इलेक्ट्रिक इम्प्लीमेंट्स यूज़ होने लगे, मशीनें यूज़ होने लगी, केमिकल्स, HYV यूज़ होने लगी एग्रीकल्चर के अंदर, जब से ये ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर कन्वर्ट हुआ मॉडर्न एग्रीकल्चर में। हिस्ट्री ऑफ लैंड पैटर्न यूज, ज़मीन को यूज़ करने की हिस्ट्री बताई गई है, जैसे कि हंटिंग एंड गैदरिंग मैन कि लोग खेती करनी कब से स्टार्ट करी। सबसे पहले लोगों को जब खेती करनी नहीं आती थी तो खाने को ढूंढते थे, ग्रुप बना के जाते थे खाने को इकट्ठा करने। उसको हम कहते थे हंटिंग एंड गैदरिंग मैन। इन द अर्लीस्ट टाइम ह्यूमन बीइंग डिपेंडेड ऑन हंटिंग एंड गैदरिंग फूड यूजिंग स्टोन्स एंड स्टिक्स। पत्थरों का इस्तेमाल करके वो अपने खाने को ढूंढते थे एक समूह बनाकर। सेकेंड हमारा है प्रिमिटिव एग्रीकल्चर सोसाइटी। सबसे पहले एग्रीकल्चर सोसाइटी कहाँ देखी गई? The first agriculture society appeared about 10,000 years ago when men started to settle sometime and develop semi-permanent habitation made of mud house, made of leaf, etc. सबसे पहले एग्रीकल्चर सोसाइटी जो देखी गई है वो 10,000 साल पहले है, जब लोगों ने थोड़ा बहुत सेटल होना चालू करा था। परमानेंट वो सेटल जब भी नहीं हुए थे, थोड़ा बहुत सेटल हो रहे थे मिट्टी के घर बना के या पत्तों के घर बनाकर। Agro-horticulture plant society. Agro-horticulture, which uses metals, tools, incorporated plant and animal residues for fertilization and practice application of water for irrigation. Agro-horticulture society वो होती है, वो टाइम पीरियड होता है जब लोगों को थोड़ा बहुत मेटल के टूल्स यूज़ करने आ चुके थे, कैसे वो फर्टिलाइजेशन करें, वो प्लांट और एनिमल के रेसिड्यू से फर्टिलाइजेशन करते थे, और उन्हें थोड़ी बहुत पानी से इरिगेशन करनी भी आ चुकी थी। एग्रीरियन सोसाइटी, एग्रो हॉर्टिकल्चर सोसाइटी वर रिप्लेस बाय एग्रीरियन सोसाइटीज। ये सोसाइटी एग्रीरियन सोसाइटी में कन्वर्ट हुई। यहाँ पे थोड़े बहुत लोगों को मेटल्स यूज़ करने आ चुके थे, अब लोग थोड़े बहुत सेटल होने लगे थे। उन्हें ये पता चल चुका था कि हमें एक फर्टाइल वैली में जाके खेती करनी है, नदी के किनारे की जो ज़मीन है वो अच्छी होती है, या किसी भी प्लेन्स पे जाके करनी है, तो वो वहाँ पे खेती करते थे और वहीं पर परमानेंट सेटल होने लगे थे। इसको हम कहते हैं एग्रो हॉर्टिकल्चर सोसाइटी से कन्वर्ट होना एग्रीरियन सोसाइटी के अंदर। Changes caused by agriculture and overgrazing. Agro-pastoral activities causing change in the environment can be divided into two types: changes brought by traditional agriculture, changes brought by modern agriculture. Changes बताए गए हैं इसके अंदर किस किस चीज़ों से होते हैं। एक तो ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर में से चेंजेस हुए, एक मॉडर्न एग्रीकल्चर में चेंजेस हुए। अब देखेंगे हम ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर। इट डिपेंड्स ऑन इंटेंसिव रिसोर्सेज, ड्राफ्ट, पावर and rainwater. It does not depend upon energy intensive inputs, not so much on purchasable items. ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर हमेशा पुराने तरीके से होते थे, जो पुराना तरीका चला आ रहा था खेती करने का, जिसके अंदर बारिश का पानी यूज़ होता था, कुछ ऐसे रिसोर्सेज यूज़ होते थे जिससे बैलगाड़ियाँ वगैरह यूज़ करी जाती थी। उसके अंदर एनर्जी इंटेंसिव इनपुट यूज़ नहीं किए जाते थे। एनर्जी इंटेंसिव इनपुट होते हैं जैसे कि मशीनों द्वारा खेती होती है।
बहुत सारी चीज़ें खरीदनी नहीं पड़ती थी हमें खेती करने के लिए, पर उससे होता था क्या था कि प्रोडक्शन बहुत कम होता था। इतना हो सकता था कि वहाँ पे के जो लोग थे ना गाँव के, वही उसे कंज्यूम कर सकते थे। आप आवाज़ जो है ना उसको इग्नोर कीजिएगा। ड्रेनेज सिस्टम बहुत ज़्यादा पुअर था, कॉज डिफॉरेस्टेशन, सॉइल इरोजन एंड डिप्लेशन ऑफ मैक्रोन्यूट्रिएंट। जब ड्रेनेज सिस्टम बहुत पुअर था, प्रोडक्शन ज़्यादा नहीं होती थी ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर से। यही रीज़न था कि लोग मॉडर्न एग्रीकल्चर तरीके से करने लगे। उससे प्रोडक्शन बहुत ह्यूज अमाउंट में होने लगा था। इससे क्या होता था कि डिफॉरेस्टेशन होने लगी थी, सॉइल इरोजन होने लगा था एंड डिप्लेशन ऑफ मैक्रोन्यूट्रिएंट। जितने भी मैक्रोन्यूट्रिएंट थे वो इस तरह से खेती करने में ख़त्म होते थे। फर्स्ट इसका जो पॉइंट है, डिफेक्ट्स है, वो देख लेते हैं। The clearing of land through repeated lopping, felling of trees, browsing and trampling of seedling, the removal of forest data are among the activities which cause deforestation. As a result, many traditional occupations like basket making and cultivation, which can be carried on a strictly non-cultivated area, जमीन को बार बार क्लियर करना, बार बार एक ही जगह पर खेती करना, पेड़ों का गिरना, बीज उनके अंदर डालना, फिर उनको खोदना, इससे जो है वो बहुत ज़्यादा डिफॉरेस्टेशन होने लगा। इसका रिजल्ट ये आया कि बहुत ज़्यादा जो ट्रेडिशनल तरीके हैं, चाहे वो बास्केट बनाने के हों या जो शहद का कलेक्ट करने का तरीका हो, वो बहुत ज़्यादा यूज़ करने लगे लोग नॉन कल्टिवेटेड एरिया पे, जहाँ पे खेती नहीं करी जा सकती, वहाँ पे भी इन सब चीज़ों को करने लगे। तो क्या हुआ कि जितने भी ट्रीज़ की स्पीसीज़ थी वो डिस्ट्रॉय होने लगी। पेड़ों की जितनी भी स्पीसीज़ थी वो इस तरह से डिस्ट्रॉय होने लग गई जब लोगों ने बहुत बुरी तरीके से उस एरिया को यूज़ करना चालू कर दिया। सॉइल इरोजन, व्हेन फॉरेस्ट आर क्लियर्ड फॉर कल्टीवेशन, देयर लैंड surface is exposed to abrasive agents like rain torrents, water flow, strong surface winds and unstable atmospheric temperature causing soil erosion. In traditional agriculture, no measures are taken for soil moisture management. सॉइल इरोजन क्या होता है? सॉइल इरोजन वो होता है जब सॉइल का जो लेयर होता है ना, टॉप मोस्ट लेयर हो जाता है, सबसे ऊपर की जो सतह होती है वो खराब हो जाना, वो निकल जाना, उसको हम कहते हैं सॉइल इरोजन। जो लैंड का सरफेस होता है, बहुत सारे तरीके होते हैं, जैसे कि रेन टोरेंट हो गया, पानी का बहुत ज़्यादा बहाव होना, वाटर फ्लो होना, बहुत तेज़ हवाएं चलना, या अनस्टेबल एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर, जो टेम्परेचर है वो उसका अनस्टेबल हो जाना, उससे होता है सॉइल इरोजन। पर ट्रेडिशनल तरीके से जो हम खेती करते थे पुराने तरीके से, उसके अंदर कोई भी तकनीक इस्तेमाल नहीं की जाती थी कि सॉइल के मॉइस्चर को कैसे मैनेज किया जा सके, मिट्टी की जो मॉइस्चर है उसको कैसे मैनेज किया जा सके, इसलिए सॉइल इरोजन बहुत होने लगा था। पुराने तरीके से क्या था, डिप्लेशन ऑफ मैक्रोन्यूट्रिएंट भी होने लगे था, जो जमीन के अंदर जितने भी न्यूट्रिएंट्स थे वो भी खत्म होने लगे थे। न्यूट्रिएंट्स आर द एलिमेंट यूज्ड फॉर द प्लांट फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। न्यूट्रिएंट्स एक प्लांट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि उसी की वजह से ग्रोथ और डेवलपमेंट होता है। द पर्टिकुलर प्लांट इज अनेबल टू कंप्लीट इट्स लाइफ साइकिल विदाउट इट। कोई भी प्लांट को न्यूट्रिएंट्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, अगर वो ना मिले ना तो उसकी वजह से उसकी लाइफ साइकिल जो है वो अधूरी रह सकती है। इफेक्ट ऑफ मॉडर्न एग्रीकल्चर, द न्यू टेक्नोलॉजीज options made agricultural capital and energy intensive and market oriented. The result was twofold. In the beginning of the production increase, but after a certain stage the returns start diminishes. Increased use of these input cause multiple environment problems such as नई नई टेक्नोलॉजीज आती हैं। एग्रीकल्चर के टाइम पे भी कुछ टेक्नोलॉजीज आई जिसकी वजह से हमारी जो मार्केट है, हमारा जो एग्रीकल्चर मार्केट है, उसको बहुत ज़्यादा असर पड़ा उस पर, और बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन बढ़ने लगी। हमारी जो मार्केट है वो बहुत ज़्यादा अच्छी होने लगी, क्योंकि पहले तो प्रोडक्शन नहीं होता था। अब प्रोडक्शन इतना होता है सब्जियों का, एग्रीकल्चर का, कि हम उसको बाहर भी बेच सकते हैं। तो उससे क्या होता है, हमें पैसे तो बहुत मिलते हैं। स्टार्टिंग में ये तरीके अच्छे भी लगे, प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होने लगी, पर क्या होता है कि कुछ टाइम बाद हर एक चीज़ का एक इफेक्ट आने लगता है, डिफेक्ट्स आने लगते हैं हर एक चीज़ के अंदर। पहले तो कोई चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी लगेगी, फिर उसके असली चीज़ें निकल के आने लगती हैं, रिजल्ट निकल के आने लगता है। वही इसके टाइम पे हुआ। जैसे ही मॉडर्न एग्रीकल्चर बहुत ज़्यादा यूज़ करने लगे लोग, तो पता चल रहा है कि इसके जो इनपुट्स हैं वो इन्वायरमेंट में प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा क्रिएट कर रहे हैं। जैसे कि बहुत ज़्यादा केमिकल यूज़ कर रहे हैं हम, बहुत ज़्यादा HYV यूज़ कर रहे हैं। इन सब की वजह से हमारा जो लैंड है वो ख़राब हो रहा है। ये इसके इफेक्ट थे। जैसे कि फर्टिलाइज़र यूज़ कर रहे हैं हम। फर्टिलाइज़र, इट हैज़ बीन ऑब्जर्व्ड
that the minerals form an essential raw material from the growth of plant. Excessive removal of minerals by this process called mineral depletion. फर्टिलाइजर क्या करता है कि बहुत ज़्यादा मिनरल्स जो होते हैं हमारी मिट्टी के अंदर जो ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होते हैं प्लांट्स के, उसको ख़त्म कर देता है, बहुत ज़्यादा मिनरल्स को निकाल देता है, उसको हम कहते हैं मिनरल डिप्लेशन. मोस्ट ऑफ द केमिकल फर्टिलाइजर यूज इन द मॉडर्न एग्रो इकोसिस्टम कंटेन्स मैक्रोन्यूट्रिएंट नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, एनपीके. ये जो फर्टिलाइजर यूज होते हैं जैसे कि नाइट्रोजन हो गया, फॉस्फोरस हो गया, पोटेशियम हो गया, एनपीके हो गया, ये बहुत ज़्यादा यूज़ करने से इनको क्या होता है कि प्लांट जो है, प्लांटों को बहुत ज़्यादा माइक्रोन्यूट्रिएंट अपनी ज़मीन से निकालना पड़ता है, जिसकी वजह से जितना उनकी ज़रूरी होता है ना माइक्रोन्यूट्रिएंट, वो सॉइल में रहता ही नहीं है. There is another side effect of excessive addition of chemical fertilizer not used by the crop plants and is leached down. Generally, these chemicals are nitrates, which increase the concentration of nitrates in the drinking water. और इफेक्ट्स क्या क्या होते हैं केमिकल फर्टिलाइजर के, कि कुछ केमिकल फर्टिलाइजर जैसे कि नाइट्रेट होता है, वो जितना प्लांट यूज करता है उतना कर लेता है, बाकी वो गिर जाता है इधर उधर. तो इन केमिकल्स का पानी में मिल जाना, वो पानी के अंदर नाइट्रेट्स का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाता है, जो बहुत ज़्यादा हानिकारक होता है हमारे हेल्थ के लिए. वही पानी बह के फिर नदियों में जाना, रिवर बैंक्स में जाना, उसकी वजह से पानी के अंदर नाइट्रेट बढ़ जाता है. सॉल्यूशन क्या है इसका? वी नीड टू डेवलप अल्टरनेट लो कॉस्ट मेथड लाइक ग्रीन मैन्योरिंग. वी कैन रिप्लेस केमिकल फर्टिलाइजर बाय बायो फर्टिलाइजर. इसका सोल्यूशन ये है कि हम फर्टिलाइजर को यूज़ ना करके क्या कर सकते हैं, हम और भी सस्ती चीज़ें यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि ग्रीन मैन्योरिंग यूज़ कर सकते हैं, हम केमिकल फर्टिलाइजर को कन्वर्ट करके बायो फर्टिलाइजर भी यूज़ कर सकते हैं. दूसरा क्या है? प्लांट प्रोटेक्शन केमिकल्स. जितना भी केमिकल्स होते हैं ना प्लांट को प्रोटेक्ट करने के लिए, वो भी बहुत ज़्यादा हार्मफुल होते हैं, जो कि मॉडर्न एग्रीकल्चर में बहुत यूज़ करे जाते हैं. देयर आर मैनी केमिकल्स विच आर यूज इन मॉडर्न एग्रीकल्चर टू प्रोटेक्ट प्लांट्स. फॉर इंस्टेंस, टॉक्सिक केमिकल्स लाइक इंसेक्टिसाइड्स, हर्बिसाइड्स, फंगिसाइड्स, रोडेंटिसाइड्स आर जनरली यूज टू किल इंसेक्ट, वीड्स, फंगी एंड रोडेंट्स. जितने भी केमिकल्स होते हैं ना कि हम कीट पतंगों से अपनी खेती को, फसलों को बचा लें, जैसे कि इंसेक्टिसाइड्स डालते हैं बहुत से लोग, किसान जो है हर्बिसाइड्स डालते हैं, फंगिसाइड, रोडेंटिसाइड्स, ये सब यूज़ करते हैं ताकि जितने भी कीड़े वगैरह खेतियों में लगते हैं ना उनको मार दिया जाए. वो भी बहुत ज़्यादा हानिकारक होते हैं. उनकी वजह से क्या होता है? डेथ ऑफ नॉन टारगेट ऑर्गेनिज्म. वो बेकार कीड़ों को तो मारते ही हैं, पर जो कीट पतंगे जो बहुत ज़्यादा यूजफुल होती है ना उनको भी मार देते हैं. नॉन टारगेट ऑर्गेनिज्म को भी इनको मारने का काम है. It has been seen that plant protection chemical not only kill their respective target organism, but sometimes they kill even the useful species of insects, which apart from serving as alternate food for birds, play an important role in the pollination. वो जो स्पीसीज बहुत ज़्यादा यूजफुल होती हैं जैसे कि बर्ड्स हो गई, इन सबको भी मारने का काम करते हैं, जो कि पॉलिनेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं. इम्यूनिटी इन टारगेट ऑर्गेनिज्म. उससे क्या होता है कि बहुत ज़्यादा हम केमिकल डालते हैं ना, तो उन केमिकल के प्रति वो जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो इंसेक्टिसाइड्स, फंगिसाइड्स, वीड्स वगैरह होते हैं, उनके अंदर इम्यूनिटी आने लगती है उस केमिकल के अगेंस्ट. किसी भी चीज़ को ज़्यादा यूज़ करेंगे तो इम्यूनिटी आने लगती है. Excessive utilization of plant protection chemicals also cause the target organism to acquire immunity to these chemicals by involving pesticide resistant strains. इनकी बॉडी में ना, इनकी जो जेनेटिक होती है उसके अंदर क्या होता है कि स्ट्रेन बनने लगता है इन सारे केमिकल्स के अगेंस्ट. फिर क्या होता है, ये जो केमिकल होते हैं सारे इंसेक्ट पे यूजफुल नहीं रहते हैं. दे इवॉल्व मैकेनिज्म ऑफ डिटॉक्सिफाइंग द केमिकल डिजाइन टू किल देम. केमिकल के अंदर जो डिज़ाइन होता है, जिस डिज़ाइन की वजह से ये इनका मरना होता है, इनको मरना पड़ता है, उसकी अगेंस्ट ये अपनी बॉडी में एक मैकेनिज्म बना लेते हैं जिसकी वजह से ये उस चीज़ से सफ़र कर सकते हैं. कंटामिनेशन ऑफ फूड आइटम्स. अब क्या होता है कि खाने की चीज़ों पे भी खराब करते हैं. ये जो हम स्प्रे करते हैं रोडेंटिसाइड्स, जितने भी इंसेक्टिसाइड्स हैं, फंगिसाइड्स हैं, ये हमारे खाने के फ्रूट्स वगैरह पे भी लगते हैं. व्हेन बायोसाइड्स आर स्प्रेड अपॉन फूड ग्रेन. जब बायोसाइड को हम स्प्रे करते हैं हमारे अनाजों पर, फ्रूट्स पे, वेजिटेबल्स पे, तेल के बीजों पर, ताकि हम इनको स्टोरेज ज़्यादा बढ़ा सकें, तो ये बहुत ज़्यादा पॉइजनस हो जाते हैं. और ये ह्यूमन बींग्स अगर कंज्यूम करेंगे तो बहुत ज़्यादा उनके लिए हानिकारक होगा. Salt affectation. Apart from water logging, excessive irrigation in high temperature zone cause salt
evaporation of soil. Water evaporates very fast, leaves behind the traces of salt on the soil. वाटर लॉगिंग बहुत ज़्यादा होना, बहुत ज़्यादा इरिगेशन करना हाई टेम्परेचर के अंदर, तो क्या होता है कि सॉल्ट इवेपोरेशन होने लगता है जमीन मिट्टी के अंदर। पानी तो क्या है, भाप की तरह उड़ जाता है। बहुत ज़्यादा हमने इरिगेशन कर दी, टेम्परेचर इतना ज़्यादा हाई है कि पानी इवेपोरेट हो गया बहुत ज़्यादा, और उस पानी के अंदर जितना भी सॉइल था ना, वो मिट्टी की लेयर के अंदर ऊपर सतह पे रह गया। कंसिक्वेंटली द जनरल कंसंट्रेशन ऑफ सॉइल इन द अपर लेयर इंक्रीज। जो अपर लेयर होता है ना सॉइल का, उसके ऊपर जो नमक की मात्रा है बहुत ज़्यादा हो जाती है। सॉल्ट अफेक्टेड सॉइल कैन बी अदर अल्कलाइन और सलाइन। अल्कलाइन और सलाइन, जब सॉइल लेयर बहुत ज़्यादा हो जाएगी ना, सॉइल के अंदर जो सॉल्ट की लेयर है, सॉल्ट अफेक्टेड जो सॉइल है उसकी लेयर जब ज़्यादा हो जाएगी तो वो जो सॉइल है वो अल्कलाइन और सलाइन दोनों हो जाएगा। व्हेन द सॉइल कंटेंट ऑफ द सॉइल एक्सीड, जब 2300 पार्ट्स पर मिलियन तरीके से सॉइल के अंदर नमक ज़्यादा हो जाएगा ना, तो वो सॉइल जो मिट्टी है वो टॉक्सिक हो जाएगी, प्लांट्स के लिए वो बहुत ज़्यादा हानिकारक हो जाएगी, जहरीली हो जाएगी। इसलिए नमक के कंटेंट को भी सॉइल में बहुत ज़्यादा मिनिमाइज करके रखा जाता है। हाई यील्डिंग वेराइटीज, HYV सीड्स। HYV are man-made varieties of agriculture plants, fodder plants, forest trees, livestock and fishes which has been raised using breeding technique. HYV high yielding varieties वो varieties होती हैं plants की, पेड़ों की और fishes की जो हाइब्रिड जो ब्रीडिंग टेक्निक से निकाली गई हैं। These varieties necessitate the use of purchasable items like fertilizer, pesticides. अब इस तरह की जो ब्रीडिंग करके जो टेक्निक से जितने भी पेड़ पौधे उगाए जाते हैं ना, उनको बहुत ज़्यादा परचेजेबल आइटम की ज़रूरत होती है, जैसे कि फर्टिलाइजर हो गया, पेस्टिसाइड्स हो गए। Consequently, appearance of new combinations through cross pollination get inhibited and cause depletion of crop diversity, elimination of chances for the development of new varieties. बहुत ज़्यादा क्रॉस पॉलिनेशन करके खेती करना, उसकी वजह से क्या होता है, जो हमारी खेती की जो डाइवर्सिटी होती है, जो हमारी क्रॉप डाइवर्सिटी है वो डिप्लेट होने लगती है और एलिमिनेशन हम करते चले जाते हैं। जितनी भी नई वेराइटीज़ उग सकती थी ना, उन सबको भी हम ख़त्म करते चले जाते हैं। ओवरग्रेजिंग के इफेक्ट्स क्या हैं? लाइफ स्टॉक वेल्थ प्ले अ क्रूशियल रोल इन रूरल इंडियन वेल्थ सिंस दे आर इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ मिल्क एंड मीट। दे ऑल्सो प्रोवाइड फ्यूल, ऑर्गेनिक मैन्योर एंड डस्ट पावर। लाइफ स्टॉक के अंदर क्या आता है, जो भी एनिमल्स हमको मिल्क प्रोवाइड करते हैं, मिल्क मीट ये सब प्रोवाइड करते हैं, वो हमारे लाइफ स्टॉक के अंदर आता है। और लाइफ स्टॉक बहुत क्रूशियल रोल अदा करता है इंडियन, हमारे जो पैसे हैं, हमारे जो इंडिया के वेल्थ है उसके अंदर, क्योंकि हमें दूध की सोर्स प्रोवाइड करना, मीट प्रोवाइड करना, ये सब काम करता है। हमें फ्यूल भी प्रोवाइड करता है लाइफ स्टॉक, ऑर्गेनिक मैन्योर भी प्रोवाइड करता है, डस्ट पावर भी। Land degradation. The quality of land deteriorates due to overgrazing lead to compaction of soil, reducing the operative soil depth. The soil depth in which plant can take roots and regenerate. The amount of soil moisture which can be stored for the regeneration needs to the desired plant species reduce. लैंड का खराब हो जाना, तो जितनी भी ज़मीन है उसकी क्वालिटी का ख़त्म हो जाना, क्योंकि ओवरग्रेजिंग बहुत ज़्यादा हो रही है। जानवर बहुत ज़्यादा सतह तक उसके माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो सब खा रहे हैं। उससे क्या होता है कि जो सॉइल की जो डेप्थ है वो ख़राब होने लगती है, जो ज़मीन की जो सतह है ना बिल्कुल नीचे की, वो भी ख़राब होने लगती है, क्योंकि जो प्लांट्स वगैरह खा जाते हैं वो अंदर तक सब खत्म हो जाता है। न्यूट्रिएंट्स, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं सब खत्म हो गए। फिर क्या होता है कि कोई भी प्लांट है वो उगने में बहुत दिक्कत आती है जब वहाँ की ज़मीन ख़राब होने लगती है, क्योंकि प्लांट जो है उनकी जो रूट है वो रीजनरेट होते हैं बहुत नीचे की सतह से, वो भी खत्म हो गई जब ओवरग्रेजिंग बहुत ज़्यादा हो गई। The amount of soil moisture can be stored for the regeneration need to decide plant species reduce. Soil moisture खत्म होने लगता है ज़मीन का, और उसकी वजह से क्या होता है कि प्लांट स्पीसीज का जो रीजनरेशन का काम होता है, बहुत बार बार उगने का काम होता है, वो कम हो जाता है। Loss of water points. Cultivation and overgrazing have led to the loss of water points also. Water points have been crucial factor of livestock maintenance. पानी की कमी हो जाना ज़मीन के अंदर, वाटर पॉइंट्स की कमी हो जाना, वो भी ओवरग्रेजिंग की वजह से बहुत ज़्यादा होता है, और एक क्रूशियल फैक्टर अदा करता है लाइफ स्टॉक मेंटेनेंस में। अगर ये सब चीज़ नहीं होगी तो लाइफ स्टॉक को रखना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। लॉस ऑफ वेजिटेबल कवर. It has been observed that the excessive utilization of land for cultivation and overgrazing have adversely affected composition of plant population and their regeneration capacity.
ये ऑब्जर्व किया गया है कि बहुत ज़्यादा लैंड को कल्टीवेशन के लिए, ऑर्गेनिज्म के लिए यूज़ करना, उसकी वजह से प्लांट पॉपुलेशन और उनकी रीजनरेशन कैपेसिटी है वो बहुत ज़्यादा कम हो चुकी है। आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट जो मैं चैप्टर अपलोड करूंगी वो होगा यूनिट 9 इफेक्ट्स ऑफ अर्बनाइजेशन। जब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।